बेई फेई हर रात गर्भधारण की अवधि में एक कच्चा गर्भवर्धक फल खाती थी, जिसे बाद में सम्राट एक ही बार में निगल लेते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यदि वे लगातार साथ साथ कर कुल 49 फल निगल लें तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और मोटा पुत्र जन्म लेगा। बधाई हो महारानी, एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। ये सुनकर कि सम्राट ने पूरे 72 दिनों तक व्यर्थ में वे फल निगले, प्रिय उपपत्नी क्रोध से भर उठी। उसी समय उसने सभी वैद्यों और दाइयों को मार डालने का आदेश दे दिया। लेकिन जब शवों को चुपचाप ठिकाने लगाया जा रहा था, तभी एक दाई की बेटी ने ये सब देख लिया। जब उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु प्रिय उपपत्नी के कारण हुई है, तो उस लड़की ने कसम खाई कि वो अवश्य ही प्रिय उपपत्नी से खून का बदला खून से लेगी। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए और लड़की ने अपनी मां की मौत का बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने स्वाभाविक रूप से महल में प्रवेश करने का रास्ता चुना। यद्यपि वो अब एक साधारण दासी थी जिसे प्रिय उपपत्नी शायद देखती भी नहीं थी, फिर भी वो उसके पास पहुंचने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। जमीन पर पानी का एक गड्ढा देखकर प्रिय उपपत्नी का चेहरा बिगड़ गया। लड़की बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और उस जगह को साफ करने लगी। इस हरकत से प्रिय उपपत्नी अत्यंत क्रोधित हो गई और वो लड़की को पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। वो ताने मारते हुए बोली कि जो सेवक समझदार होता है वही अपने स्वामी को प्रसन्न रखता है और ऐसे लोग कहीं भी काम आ सकते हैं। उसने ये भी कहा कि ये सब उसे उसकी मां ने सिखाया होगा, तभी वो बिना किसी डर के ऐसे काम कर रही है। प्रिय उपपत्नी लड़की के शब्दों के भीतर छिपे अर्थ को समझ नहीं पाई। उसे बस इतना दिखा कि लड़की बहुत समझदार और आज्ञाकारी है, इसलिए उसने उसे अपने पास सेवा के लिए रख लिया। उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही लड़की भविष्य में उसका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बनने वाली है। बाद में उसे दासी के रूप में एक कार्यकक्ष सौंप दिया गया। लुओ मो को डर था कि लड़की हाल की घटना के कारण उससे अधिक ध्यान न खींच ले, इसलिए उसने जानबूझकर लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। दूसरों को आसान काम दिए गए, लेकिन लड़की को कठिन काम सौंपा गया। उसे टॉलाए साफ करने का आदेश दिया गया और कहा गया कि जब तक पूरा साफ ना हो जाए तब तक बाहर नहीं आना। लड़की ने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने पहले लुओ मो को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। जल्द ही उसने चोरी से सुन लिया कि प्रिय उपपत्नी के पास पहनने के लिए सुंदर आभूषण नहीं है, जिस कारण वो बहुत क्रोधित है। दूसरी उपपत्नी के जन्मदिन समारोह में उसे नीचा दिखाने से बचने के लिए उसने मेईमेई को तुरंत नए आभूषण ढूंढने का आदेश दिया। जब मेईमेई बाहर निकली तो लड़की ने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी ताकि वो उसे देख सके। मेईमेई को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो उसके पीछे चल पड़ी। सचमुच काम करते समय लड़की ने जानबूझकर अपना क्रिस्टल का आभूषण बाहर निकाला। अगले ही क्षण मेईमेई दरवाजा खोलकर भीतर घुस आई और लड़की के हाथ से वो आभूषण छीन लिया। उसने ध्यान से उसे देखा और बहुत संतुष्ट हुई, फिर उसे प्रिय उपपत्नी को भेंट करने का निश्चय किया। इस प्रकार मेईमेई को आभूषण प्रमुख बनने का अवसर मिल गया और वो तुरंत उसे लेकर चली गई। लड़की उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन मेईमेई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो जमीन पर गिर पड़ी। मेईमेई ने उसे धमकी दी कि यदि उसने ये बात किसी को बताई तो उसका जीवन नर्क बना दिया जाएगा। लेकिन मेईमेई ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह क्रिस्टल का आभूषण ही अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। देखते ही देखते शियन फेई दूसरी उपपत्नी के जन्मदिन का दिन आ गया। ली गुई फेई ने वास्तव में वही सुंदर क्रिस्टल का आभूषण पहन रखा था। सम्राट ने उसे देखते ही उसकी बार बार प्रशंसा की, जिससे शियन फेई अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। उसी समय जब ली गुई फेई मेईमेई को पदोन्नति देने ही वाली थी, तभी सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो क्रिस्टल अचानक जलने लगा। पकड़ो उसे, वो मेरे पीछे है, उसे बाहर ले जाकर मार दो। इसके बाद महल की दासियां एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आईं और सीधे ली गुई फेई के सिर पर डाल दिया। इस तरह वो तुरंत अपमान की स्थिति में आ गई। पूरे हरम में इस घटना की चर्चा फैल गई, यहां तक कि सम्राट भी उसकी हालत देखकर अत्यंत अप्रसन्न हुआ और उसे आदेश दिया कि वो अपने कक्ष में बंद रहकर आत्मचिंतन करे। अपने कमरे में बैठी ली गुई फेई हाथ में उस आभूषण को देखकर भय और संदेह से भर गई। गुस्से में उसने आदेश दिया कि लड़की को जिंदा जला दिया जाए, लेकिन ये आदेश अत्यंत गंभीर था, इसलिए कोई भी आगे बढ़कर हाथ नहीं लगा रहा था। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने लगे। तभी लड़की बोली, मैं आऊंगी, मैंने तुम्हें बचाया था, अब तुम मुझे बचाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे हाथ में जो सबूत है वो वापस नहीं मिलेगा। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, फिर तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? क्या तुम इन 3 शब्दों को भूल गई हो? युवा अवस्था में, गलत प्रसव विधि, मेरी मां की हत्या, क्या तुम्हें याद नहीं? मां, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? तुम उसकी बेटी हो, मैंने तो आदेश का पालन किया था।
तुम भी इसी महल की नौकरानी हो। तुम जानती हो, तुमने इस महल में 10 साल से अधिक सेवा की, लेकिन अंत में एक ही चाल में हार गईं। घमंड मत करो, मेरे अपने ही लोग तुम्हारा भविष्य हैं। मैं इस महल में तुम्हारी सेवा करने नहीं आई हूं, मैं बदला लेने आई हूं। तुम पहली हो। क्या तुम अब भी स्वर्ग और धरती के नियमों को तोड़ना चाहती हो? भगवान ने कहा है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तुम्हें पता भी नहीं चला और वो पहले ही इस महल में छिप चुके थे। वो मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं और मेरे हथियार भी। जल्दी करो, ली गुइफेई को ये संदेश भेजो। हाँ, मैं चाहती हूं कि इस क्रिस्टल महल में बैठे ऊपर से लोगों की किस्मत तय करने वाले जान लें कि सांसें भी कभी कभी बहुत कीमती होती हैं। बचाओ 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 बचाओ। मैं लीका की, तुम अब भी महल में कैसे हो? तो मैं सम्राट के लिए भोजन लेकर आई हूं। महाराज, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया? तुम वापस जाकर खाना खाओ, मैं यहीं थोड़ी देर विश्राम कर रहा हूं। धन्यवाद। कितनी तेज बारिश है। अच्छा है कि यहां पानी नहीं आ रहा। जल्दी से गुरु के कपड़े उतारो। हां, तुम छोटे पहरेदार, इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते नहीं कि ये कौन है? मैंने ही तुम्हें इतने सारे पहरेदार दिए हैं। क्या मैं हर एक को पहचान सकती हूं? बताओ, किसने इस तरफ देखने का आदेश दिया? स्पष्ट रूप से ये मुझे ही सौंपा गया था। तुम झूठ बोल रही हो। इस बार मैं ये बात सीधे प्रबंधक गुरु को बताऊंगी और वे तुम्हें दंड देंगे। यहां कोई भी मेरे कष्ट को नहीं समझता। और एक बात, जीवित रहना कोई छोटी बात नहीं है। असल में मैं जेड फ्रंट पैलेस से हूं। तो जेड फ्रंट पैलेस से होना कौन सी बड़ी बात है? तुम बस इंतजार करो। तुम्हारा नाम क्या है? किस परिवार की बेटी हो? ऊपरी चयन परीक्षा। महल की कन्या, सुंदरी, एक खिला हुआ फूल, सम्राट को अर्पित। अगली, तुम कहां से आई हो? लाल वस्त्र वाली युवती सम्राट को प्रणाम करती है। सम्राट को इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पहले अपनी असली पहचान नहीं बताई। इन दिनों सम्राट पूरे दिन बेचैन है। लगभग पूरा राजमहल उलट-पुलट कर दिया है। पुरुषों के लिए जो आसानी से मिल जाए उसमें रुचि नहीं रहती। जो चाहकर भी ना मिले वही दिल में गहराई से बस जाता है। इतनी देर हो गई है, अब ठीक से सजा समरा जाना चाहिए और सम्राट से मिलने जाना चाहिए। आखिरकार ली गुइफे तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। अगर वह पहले तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारा मरना निश्चित है। मैं तो पहले ली गुइफे से ही मिलने जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? क्या जान से हाथ धोना चाहती हो? उस दिन की सजा क्या काफी नहीं थी? इस बार मैं पुरुषों को सबसे प्रिय नाटक खेलूंगी। ऐसा नाटक जो हमारे सम्राट के दिल को मजबूती से बांध ले। चाची, मेरी मदद करो। ये चीज उस रास्ते पर बिखेर दो जो ईकिंग पैलेस की ओर जाता है। वीर द्वारा बचाए जाने का नाटक अब शुरू होने वाला है। मैंने जिन लोगों को उस लड़की को ढूंढने भेजा था वे अभी तक लौटे नहीं हैं। महारानी, अभी तक कोई खबर नहीं है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? इतना सजा सवरा रूप और ऊपर से इत्र भी लगाया है। किसे फंसाने का इरादा है? महारानी क्रोधित हो उठी। रास्ते से हट जाना ही सही था। मेरी आंखों के सामने सम्राट को फंसाने की हिम्मत? लेकिन मुझे लगता है, आओ, मारो। महारानी अत्यंत क्रोधित हैं। हजारों साहस भी कम पड़ते सम्राट को फंसाने की कोशिश करने के लिए। सम्राट, हमने पूरा महल छान मारा, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिला। एक इंसान भी नहीं ढूंढ पाए। ये कैसी खुशबू है? ये तो उसी इत्र की जैसी लगती है। महाराज, ये रास्ता तो ली गुइफे के ईकिंग पैलेस की ओर जाता है। चलो देखने चलते हैं। महारानी, तुम सच में सम्राट को फंसाने की हिम्मत नहीं करोगी? अभी नहीं कर रही हो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं करोगी। क्यों ना मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं ताकि तुम जीवन भर सम्राट को फंसाने लायक ना रहो। कैसा रहेगा? सम्राट पधार रहे हैं। महाराज, आप यहां कैसे? ये सब क्या हो रहा है? छनशेब गलती करने वाली दासी को शिक्षा दे रही थी। आओ, इसे उतारकर मार डालो ताकि ये महाराज की आंखों में ना पड़े। मेरी जान बख्श दो। ली गुइफे महारानी, प्लीज रुकिए। तुम मुझे याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।